हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 6th पार्ट रहेगा। कुछ बच्चे बोलते थे कि मैम सिलेबस ज़्यादा होता है, टॉपिक ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा पार्ट्स बना दिए पर टॉपिक कम रखा है ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में भी आए। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। हम इससे पहले प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोट्स हमेशा याद रखना, सोल होती है किसकी? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया अगर पूछे कि कौन से ग्रुप में आते हैं तो आपको बोलना है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के अलावा आपके बैक्टीरिया और कोई ग्रुप में नहीं आते। दे आर ऑब्लिगेटरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। यूकैरियोट्स ऑल आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म का क्या होता है? द प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या होता है? किसी भी सेल का क्या है? ये आउटर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की। ठीक है ना। बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को अगर छोड़ दिया जाए तो जो इन अंदर का प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट हुआ, ठीक है ना, वाइटिश कलर का होता है, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है साइटोसोल, एक होता है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। तो साइटोसोल को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। इट इज़ फील्ड नहीं, फ्लूइड, FLUID। मैंने फिर भी बहुत साफ साफ लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और अगर समझ में ना आए तो मुझे बोल दिया करो, मैं आपके पास नोट्स भी सेंड कर दूंगी। ठीक है ना। इट इज़ फ्लूइड पार्ट, FLUID, फ्लूइड पार्ट। विस्कस मतलब फ्लूइड तो पता होगा ना, लिक्विड पार्ट। विस्कस होता है आपको थोड़ा गाढ़ापन होता है, जो विस्कस को बोला जाता है गाढ़ा। नियरली होमोजिनस मतलब एक ही तरह का इसमें लिक्विड कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है शुगर मिलेगा या साथ में सॉल्ट, नहीं, एक ही तरह का कंटेंट मिलेगा, उसको बोला जाता है होमोजिनस। दैट कंटेन वाटर। क्या क्या होता है साइटोसोल के अंदर? वाटर, आयंस, एंजाइम्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब कुछ किसके अंदर मिलते हैं? हमारे साइटोसोल के अंदर मिलते हैं। इट कैरीज नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो किसके अंदर होती है? हमारे साइटोसोल के अंदर होती है। ठीक है ना। एक सेल के अंदर ही होंगी सारी रिएक्शंस, और सेल के अंदर भी कहाँ पे भी होंगी? साइटोसोल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब फंक्शन क्या है इसका साइटोसोल का? रॉ मटेरियल, रॉ मतलब कच्चा, बॉइल्ड होता है, बना हुआ। जैसे आपके जो खीरा होता है या आप ककड़ी खाते हो, वो क्या होते हैं? सारे रॉ होते हैं, कच्चा। और जिसको आप उबाल के खा लेते हो, कुक्ड फूड होता है, वो होता है आपका ऑब्वियसली कुक्ड, बनाया हुआ होगा। रॉ होता है कच्चा मटेरियल। ऑल द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़ अकर इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जितनी भी रॉ मटेरियल से बनी हुई एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी किसके अंदर होंगी? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स वो के अंदर होंगी, जिसको साइटोसोल भी बोला जाता है। सिंथेसिस होता है किसी चीज़ का बनना। फैटी एसिड, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? आपकी साइटोसोल में होती है। रेस्पिरेशन की जब होता है हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो ग्लाइकोलिसिस और एक एनारोबिक रिएक्शन होती है, वो भी कहाँ होती है? हमारी साइटोसोल में। एनारोबिक होती है जो बिना ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, एब्सेंट होती है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? दे आर स्पेसिफाइड टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दे आर स्पेशलाइज्ड, स्पेशल होते हैं वे किसी भी चीज़ का फंक्शन करने के लिए, स्पेशल फंक्शन करने के लिए। जैसे दे आर लार्ज इन साइज, बड़े होते हैं साइज में, एंड सपोर्ट मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जिनको ये काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दे सर्वाइव एंड फंक्शन आउटसाइड द सेल। ये क्या कर सकते हैं? देखो, ये सेल ऑर्गेनल्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारे क्या होते हैं? हमारे सेल ऑर्गेनल। स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ATP एनर्जी फॉर्म करती है। लाइसोसोम क्या है? सोसाइटल बैग्स भी बोला जाता है उसको। ठीक है ना। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो ये क्या इसने बोला? दे सर्वाइव एंड फंक्शन आउटसाइड द सेल। अगर इनको सेल के बाहर निकाल दिया जाए तो भी ये रह लेते हैं। क्योंकि इनके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि इनके ऊपर क्या होती है? कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये अगर इनको सेल से बाहर निकाल के काम करवाना है तो इनको स्पेसिफिक वो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जो सेल के अंदर था। आपने सुना होगा जब बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है, क्या 9 महीने से पहले कई बच्चे
पैदा हो जाती है 7 महीने में 8 महीने में, तो क्या होता है उनको एक वेंटिलेटर के अंदर रखा जाता है। वेंटिलेटर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जो आपकी मदर के वोम के अंदर होता है ना, जो आपकी मदर का क्या होता है वोम बोला जाता है जिसको, जहाँ पे बच्चा पहले क्या होता है 9 महीने तक पैदा होता है, पर बाद में क्या है वो 7 महीने पहले डिलीवरी हो जाती है उस बच्चे की, तो उसको एक वेंटिलेटर में रख के उसको वही इन्वायरमेंट दिया जाता है जो मदर के वोम में होता है। WOMB वोम, कोख बोला जाता है, माता की कोख में जो इन्वायरमेंट होता है वही क्या होता है वेंटिलेटर के अंदर इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जिससे बच्चा अच्छी तरह क्या हो जाए, ग्रो अप हो जाए, हेल्दी बेबी बन जाए। ऐसे ही सेल को भी, सेल के ऑर्गेनल्स को भी क्या होता है एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वो भी क्या हो अच्छी तरह फंक्शन करे। तो मेम्ब्रेन के बेसिस पे हमने इनको उसमें 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड, तो कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, आपको याद करने पड़ेंगे ये नाम, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन किस किस के ऊपर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड के ऊपर। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, जी है हमारा गोल्जाई अपरेटस, और वैक्यूल, VACUOLE वैक्यूल है ये। और मेम्ब्रेन लेस है ये, LESS मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे राइबोसोम होते हैं ना। मैंने बताया था कि उसमें मेम्ब्रेन लेस किसके अंदर होंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर होंगे। प्रोकैरियोट्स आर हैविंग एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उनके पास होते ही नहीं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, प्रेजेंट ही नहीं होते प्रोकैरियोट्स के पास। तो ऊपर राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड लेस ऑर्गेनल है ना, तो उनके अंदर 70s S टाइप और राइबोसोम होगा हमारे पास 80s S टाइप होगा। और राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ऑर्गेनल है हमारे पास वैक्यूल, सबसे पहले हमारे पास वैक्यूल हमारा ऑर्गेनल है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होती है, देख लो भाई, याद कर लो ये कौन सा है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है हमारा, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। कंटेन नॉन लिविंग सॉलिड, इसके अंदर नॉन लिविंग सॉलिड होता है, मतलब जो काम नहीं आता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और लिक्विड कंटेंट, ये क्या होता है, लिक्विड कंटेंट मिलते हैं इसके अंदर, ये बेसिकली इसके अंदर मिलता है हमारे प्लांट सेल्स के अंदर मिलता है। ये 3 टाइप का होता है, सैप वैक्यूल, SAP सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, CONTRACTILE कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब पहला है सैप वैक्यूल। अब सैप वैक्यूल क्या होता है, अक्कर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जो सैप वैक्यूल है ना, ये प्लांट सेल के अंदर भी मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर भी मिलेगा। फ्लूइड कंटेंट ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। अब आपसे पूछा जाए कि सेल सैप किसको बोला जाता है, तो जो वैक्यूल के अंदर जो भी फ्लूइड होगा ना उसको सेल सैप, SAP सैप बोला जाता है। कवरिंग ऑफ सैप वैक्यूल कॉल्ड टोनोप्लास्ट, तो जो भी हमारा सैप वैक्यूल होगा ना उसके चारों जो भी कवरिंग होगी उसको बोला जाएगा टोनोप्लास्ट, TONOPLAST। आगे हमारे पास फूड वैक्यूल, पहला हो गया सैप वैक्यूल, अब है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है, इन अमीबा तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ हमारे अंदर होती हैं हायर एनिमल्स के अंदर अमीबॉइड सेल, अमीबा की शेप की सेल्स होती हैं, वो भी क्या होती हैं, कंटेनिंग इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टू फॉर्म फूड वैक्यूल। तो वो क्या होते हैं, जो इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है ना वो इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल बना देते हैं। कौन सा वैक्यूल बना देते हैं, फूड वैक्यूल, मतलब फूड वैक्यूल हमारे अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। आगे क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दे अक्कर इन यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने और किस में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम, सिर्फ उन्हीं के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है। दे टेक पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, तो कॉन्ट्रैक्टाइल का सबसे बड़ा काम क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को अच्छी तरह मेंटेन रखना। और एक्सक्रीशन मतलब जितना भी क्या होगा, एक्सक्रीटा होगा, कि जितना भी वेस्टेज मटेरियल होगा बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है ना। अब फंक्शन क्या है हमारे वैक्यूल के, पहले तो यही है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये तो आगे समझ में। दूसरा है स्टोरेज, स्टोरेज में क्या होगा, वैक्यूल स्टोर सॉल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड। बस वैक्यूल क्या क्या करता है, स्टोर सॉल्ट करता है, शुगर करता है और अमाइनो एसिड। सेलुलर वेस्ट, सेल का जितना भी वेस्ट बच गया, इट फंक्शन एज अ डंप हाउस। डंप हाउस को होता है जैसे आपका डंपिंग यार्ड, हमारे यहाँ पे भी है जहाँ पे सारा कूड़ा करकट डाला जाता है, डंपिंग यार्ड
ठीक है ना, उसको डंप हाउस बोला जाता है ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जितना भी वेस्टेज बनेगा वो सारा जा कहाँ पे गिराया जाता है, जाके वैक्यूल के अंदर, ठीक है ना। तो डंप हाउस की तरह काम करता है ये। टर्जिडिटी TURGIDITY, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मतलब इसको एक सख्त हार्ड शेप दे के रखता है, जो हेल्प करता है इसको सर्वाइव करने में, ठीक है। आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट मेंटेन्स एन ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन मैंने बताया था क्या है, ये हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की वाटर की मूवमेंट करवाएगा। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, पानी की कमी ना हो। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी क्या करता है, वैक्यूल हेल्प करता है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर हो चुका है। मैं अब से आपको रोज़ कम से कम 2 ऑर्गेनेल्स आपके लिए रोज आएंगे। आई थिंक इस चैप्टर के आगे 3-4 पार्ट और आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, करते रहो काम, ठीक है ना। और जब भी आपका काम हो मेरे पास अपने नोट्स भेज दिया करो एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू।